हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि सन के कितने स्ट्रक्चर हैं और वो क्या क्या है। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सन को हम लोग नॉर्मली 6 स्ट्रक्चर में, 6 लेयर में बांट सकते हैं। तो पहला लेयर लेयर है कोर, दूसरा रेडिएशन जोन, तीसरा कन्वेक्शन जोन, चौथा फोटोस्फेयर, पांचवा क्रोमोस्फेयर और छठा जो है वो कोरोना। तो देखते हैं वन बाय वन सभी लेयर को। सन का कॉम्पोजिशन हम जानते हैं कि वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन इसमें 91% एंड हीलियम 8.9% बाई नंबर ऑफ एटम्स। याद रखिएगा, ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ये नंबर ऑफ एटम। और बाई मास अगर देखा जाए तो सन में अबाउट 70.6% हाइड्रोजन है और 27.4% हीलियम है। आप एक चीज़ याद रखिए, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है इसमें। बाई नंबर ऑफ एटम्स याद मत रखिए, बाई मास याद रखिए। सन इज अबाउट 70.6% हाइड्रोजन एंड 27.4% हीलियम। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है सन का इतना स्ट्रांग है कि ये जो गैसेस हैं ये सिकुड़ते जाते हैं, खिंचते जाते हैं अंदर में। तो जो कोर है, कोर का ग्रेविटेशनल पुल और भी स्ट्रांग है। तो वहां पर जो हाइड्रोजन एटम है आपस में इतना ज्यादा सिकुड़ के खिंचते हैं आपस में कि वहां पर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है। और जैसा हम जानते हैं कि सन का जो जनरेशन ऑफ एनर्जी है वो किस प्रोसेस से होता है, थ्रू फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। और वहीं फ्यूजन रिएक्शन से वहां से एनर्जी जनरेट होता है जो हम तक पहुंचता है। तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज हुआ, एनर्जी जनरेट हुई और वो एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ी। कहां बढ़ी? सेकंड लेयर रेडिएशन जोन। अब रेडिएशन जोन, इसको रेडिएशन जोन क्यों बोलते हैं दोस्तों? जैसे ही कोर से एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी ऊपर की ओर जाती है। रेडिएशन जोन जो है वहां पर गैस की डेंसिटी ज़्यादा होती है। कोर की सबसे ज़्यादा हुई, उसके बाद रेडिएशन जोन की भी ज़्यादा हुई। आप इतना डेंसिटी ज़्यादा समझ लो कि वहाँ गैसियस लेयर होने के बावजूद भी उसकी डेंसिटी पानी से, वाटर से 150 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो समझ लीजिए कितना डेंसिटी है, गैसियस होने के बाद भी उसकी डेंसिटी कितनी है। तो हाई डेंसिटी होने के कारण वहां से जो कोर से एनर्जी जो जनरेट हुई वो रेडिएशन जोन से निकलने में बहुत मुश्किल होता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे ही कोर से एनर्जी जनरेट हुआ, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। देखिए, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप डिटेल्स में जाएंगे या तो साइंटिस्ट बन जाएंगे, नहीं तो आईएएस नहीं बन पाएंगे। आईएएस बनना है तो कुछ चीजों को ही जानिए तो ज्यादा है। डिटेल्स में जाइएगा फिर आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ना आईएएस बन पाइएगा, ना साइंटिस्ट बन पाइएगा, मेरे जैसा यूट्यूबर बन जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो कोर होते हैं उससे एनर्जी जनरेट हुआ, वो रेडिएशन जोन की तरफ बढ़ा। रेडिएशन जोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो जो रेडिएशन जोन में जो गैसेस हैं वो उनके एटम इतने आयोनाइज हो चुके हैं, बहुत सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आर आयोनाइज। जो फोटोन टकराता है उन एटम में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो उन एटम से टकरा के वापस बाउंस बैक होता है। और जब कभी उनको ऐसा एटम मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो वो एब्जॉर्ब करके रेडिएशन जोन से बाहर निकलते हैं। जब आगे की ओर एटॉम में जाते हैं तो वो भी डिपेंड करता है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो ये प्रोसेस इतना लंबा चलता है कि नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब आप समझ लो कि कहीं कहीं बुक में मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लिखा हुआ है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक फोटोन को रेडिएशन जोन से बाहर निकलकर कन्वेक्शन जोन में आने में। आप समझ सकते हो। आप अगर बहुत सारे बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि कोर से गामा रेज जनरेट होता है और वो रेडिएशन जोन में टकराता है और वो री रेडिएट होता है। री रेडिएशन होने के बाद उसके वेवलेंथ बढ़ जाते हैं। वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते उसके इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो गामा रेस लाइट वाला वेवलेंथ ले लेता है। तो उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना है, जितना डिटेल्स जाओगे उतना कंफ्यूजन होगा। आप बस इतना याद रखिए, कोर से एनर्जी जनरेट हुई और वो रेडिएशन जोन में आई। रेडिएशन जोन से एनर्जी को निकलते निकलते मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद कन्वेक्शन जोन में आता है। अब कन्वेक्शन जोन का दोस्तों देखिए ऐसा है कि पहले रेडिएशन और कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये अलग अलग होते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। रेडिएशन में इसका अलग होता है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जैसा मैंने इस वीडियो में इस फोटो में दिखाने का कोशिश किया है। रेडिएशन जोन देखिए कैसे एनर्जी जनरेट होती है और फिर उसके बाद मैंने कन्वेक्शन जोन में कैसे एनर्जी ट्रांसमिट होती है ये भी मैंने दिखाने की कोशिश किया है। कन्वेक्शन जोन में एनर्जी ट्रांसमिट होती है जस्ट लाइक आप
गैस पे जब दूध चढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि दूध का जब निचला वाला पार्ट गर्म होता है तो वो बॉयल होने लगता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है और एक लेवल पर आकर जहाँ वो ठंडा होता है उसके ऊपर तक नहीं जा पाता है और फिर वो नीचे की ओर जाते हैं, उसके पार्टिकल्स, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर आता है, मीन्स जस्ट लाइक बॉइलिंग। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश किया है कि देखिए हॉटर एरिया ये हो गया और इससे जो गैस टकरा रही है वो ज़्यादा हॉट हो रही है तो वो ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर जा रही है तो वो ठंडा हो रही है, ठंडा होकर फिर नीचे की ओर आ रही है। तो ये प्रोसेस बना रहता है। तो कन्वेक्शन जोन में एनर्जी ट्रांसमिट होती है थ्रू कन्वेक्शन और रेडिएशन जोन में थ्रू रेडिएशन। इसीलिए इस एरिया को रेडिएशन जोन बोला गया है और इस एरिया को कन्वेक्शन जोन बोला है, बिकॉज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया कन्वेक्शन जोन और रेडिएशन जोन। अब आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेक्शन जोन की बात आता है फोटोस्फीयर। देखिए फोटोस्फीयर जो है नॉर्मली बहुत सारे बुक्स में इसको सन के एटमॉस्फेयर के ग्रुप में रखा गया है। अब इसके डेंसिटी इतने कम होते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में होता है और इसका जो जो कंपोजिशन है जस्ट लाइक एटमॉस्फेयर की तरह होता है। जैसे हम जानते हैं कि पूरा सन ही गैस से बना हुआ है, लेकिन कोर की डेंसिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो एक गैस से ऊपर लेवल में आ गया। और रेडिएशन जोन का भी गैस से ही बना हुआ है, लेकिन इतना डेंसिटी ज़्यादा है कि वो भी एक गैस के ऊपर लेवल में आ गया। और कन्वेक्शन जोन का भी वही है, लेकिन फोटोस्फीयर जो है यहाँ पर इनकी डेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है और ये एक गैसियस फॉर्म में एक्सपैंड हुए रहते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो सन का डेंसिटी डिफरेंस है कोर का सबसे ज़्यादा होता है, फिर कोर से कम होता है रेडिएशन जोन का, फिर उससे कम होता है कन्वेक्शन जोन का, फिर उससे कम होता है फोटोस्फीयर, फिर आगे क्रोमोस्फीयर। ठीक है, तो ये डेंसिटी डिफरेंस हो गया। तो फोटोस्फीयर के डेंसिटी कम होते हैं इन कंपेरिजन टू आपके कन्वेक्शन जोन और ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो बहुत सारे बुक में इसको एटमॉस्फेयर भी बोला गया है। और ये जो फोटोस्फीयर है यही फर्स्ट पार्ट है सन का जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत चमकीला होता है, ऐसे आप लोग मत देखिएगा, यही हमें दिखता है, नॉर्मली हमें दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्स एटमॉस्फेयर। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि फोटोस्फीयर को भी बहुत सारे बुक में सन के एटमॉस्फेयर के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको सन्स एटमॉस्फेयर में केवल दो ही चीज मिलेंगे, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रोमोस्फेयर। अब फोटोस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर क्या है? ये सन का एटमॉस्फेयर है। क्या होता है इसमें, क्या है एटमॉस्फेयर में? गैस ही है इसमें सब। ठीक है, और ये 2000 किलोमीटर तक थिकनेस है इसका। ठीक है, और ये सब जो है क्रोमोस्फेयर और कोरोना, जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं, ये सब टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम में ही देख सकते हैं। क्रोमोस्फेयर, ये जो लाल वाला एरिया देख रहे हैं, बहुत ही पतला वाला एरिया, ये क्रोमोस्फेयर में आता है और ये जो मोटा वाला एरिया देख रहे हैं, ये सब एरिया को हम लोग कोरोना बोलते हैं। और कोरोना जो है ये आयोनाइज्ड एलिमेंट्स, मतलब आयोनाइज्ड एलिमेंट में जो गैसेस हो गए बहुत सा, ये आयोनाइज्ड हैं और ये काफ़ी चमकीला होते हैं। क्यों चमकीला होते हैं? जो एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे जो आपके सन से निकल रहे हैं वो इसको बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं। तो नॉर्मल टाइम में ये नहीं दिखते हैं, ये टोटल सोलर इक्लिप्स के समय में ही। देखिए ये फिगर में मैंने टोटल सोलर इक्लिप्स का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो टोटल सोलर इक्लिप्स के समय ही ये कोरोना और क्रोमोस्फेयर दिखते हैं और ये काफ़ी चमकीला होते हैं, इसीलिए इनको नॉर्मल आई से नहीं देखने के लिए रिकमेंड किया जाता है। बहुत ज़्यादा चमकीला होने के कारण ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सोलर एटमॉस्फेयर में मैंने यहां पर क्रोमोस्फेयर और कोरोना ही दिखाया है, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको सोलर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सब लेयर्स बताएंगे, जैसे टेम्परेचर मिनिमम, क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन रीजन, कोरोना, हेलियोस्फेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना सब जानने का जरूरत नहीं है, आप बस इतना जान जाइए कि लेयर जो हैं इनके सन के 6 हैं और एटमॉस्फेयर में इसके क्रोमोस्फेयर और कोरोना आते हैं जो लास्ट लेयर है। और यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जो एटमॉस्फेयर है सन का, उसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपका टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे आपका क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा इन कंपेरिजन टू कोरोना,
ये क्यों होता है ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप इतना भी याद कर लीजिए कि क्रोमोस्फेयर से कोरोना की तरफ जाएंगे तो हम लोग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस टुवार्ड्स द सोलर कोरोना, ठीक है। तो ये मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।